हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट अकेडमी। मेरा नाम है सैनिक भंडारी और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी के बारे में। तो एम्बेसी के बारे में और डिस्कस करने के पहले, उसके बिजनेस वगैरह के बारे में जानने के पहले, सबसे पहले हम एक बेसिक से शुरुआत करेंगे जहां हम समझेंगे कि ये आरईआईटीज़ क्या होते हैं और इंडिया में इनके कैसे कैसे रेगुलेशंस है। तो आइए शुरू करते हैं। आरईआईटीज़ और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये जो एसेट क्लास है, ये इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 2014 में। तो 2014 में इसके रिगार्डिंग कुछ नए रूल्स लाए गए थे, एक नया लॉ यहाँ पे पास किया गया था जिसके अंडर आरईआईटीज़ को परमिशन मिल गई टू ऑपरेट इन इंडिया। और इसी के बाद 2019 में इंडिया की फर्स्ट आरईआईटी लिस्ट हुई थी। सो आरईआईटीज़ का अगर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जानना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार होगा। जो आरईआईटीज़ होते हैं वो बेसिकली एक ट्रस्ट फॉर्म में होते हैं, जैसे ही नाम में भी हम देख सकते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आरईआईटीज़ जो होते हैं इनके कुछ यूनिट होल्डर्स होते हैं, जस्ट लाइक किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। तो ये यूनिट होल्डर्स या तो कॉमन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या रिटेल पब्लिक हो सकते हैं या फिर स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। तो जैसे किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स होते हैं, उसी तरह किसी भी आरईआईटी के लिए एक स्पॉन्सर होता है। सो स्पॉन्सर को हम एज गुड एज प्रमोटर कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो यूनिट होल्डर्स है ये एक्चुअली द बेनिफिशियरीज है इन द आरईआईटी, लेकिन ये ट्रस्ट है तो इसके लिए एक सेपरेट ट्रस्टी होता है और इसके ऑपरेशंस मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होता है। और इन सब के बाद जो आरईआईटी का जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो एक्चुअल बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, तो इट कैन फॉर्म पार्ट इन टू वेज, आइदर थ्रू एन एसपीवी दैट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल और डायरेक्टली बाय इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एसेट्स। सो या आरईआईटी का अगर हम समझे तो एसपीवी आरईआईटी के एसेट्स ओन कर सकती है, बेसिकली रियल एस्टेट एसेट्स ओन कर सकती है, और आरईआईटी एसपीवी को ओन कर सकती है, या फिर आरईआईटी डायरेक्टली भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सो अगर हम इसे और डिटेल में जानना चाहें कि क्या कैसे फंक्शंस होते हैं, सो आरईआईटीज़ बेसिकली यूनिट होल्डर्स को अपने यूनिट्स इशू करती है और जब जो भी इनकम आरईआईटीज़ जनरेट करती है वो अपने यूनिट होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नेक्स्ट इज़ द ट्रस्टी। सो जो जब ट्रस्टी की अगर हम बात करते हैं तो वो ट्रस्टी जो है वो यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पे काम करता है एंड उसके लिए उनको एक ट्रस्टी फीस मिलती है। और सिमिलरली जो मैनेजर्स होते हैं, सो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द मैनेजमेंट सर्विस टू द आरईआईटी, और उसके लिए भी वो एक मैनेजमेंट फीस चार्ज करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आरईआईटी एंड हाउ इट फंक्शन। और अगर हम उसके बिजनेस के तरफ जाए तो आरईआईटी या तो एसपीवी में इन्वेस्ट कर सकती है या डायरेक्टली किसी एसेट में इन्वेस्ट कर सकती है। अगर वो एसपीवी के थ्रू जाए तो एसपीवी विल इन्वेस्ट इन द एसेट एंड आरईआईटी विल इन्वेस्ट इन एसपीवी। सो जैसे ही एसेट रेंट जनरेट करता है, बिकॉज रियल इस्टेट यहाँ पे मोस्टली ऑफिसेज या रिटेल वगैरह जो भी ऐसे कैटेगरीज ऑफ रियल इस्टेट क्लासेस है, तो उनसे जो रेंट जनरेट होता है वो एसपीवी को ट्रांसफ़र होगा और एसपीवी अपने खर्चे वगैरह निकाल कर फिर आरईआईटीज़ को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है रिमेनिंग अमाउंट, एंड आरईआईटी अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट करके यूनिट होल्डर्स को बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो जो एसपीवी में अगर कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल एग्जिस्टिंग होता है और वो आरईआईटी को बेचना चाहते हैं कोई एसपीवी उसके एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, तो वो प्रमोटर्स अपने आरईआईटी के स्टेक के बदले एसपीवी को बेच सकते हैं एंड उस टाइम पे जो ट्रांसफ़र होगा वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहेगा। इसी के साथ साथ जो कंपनी की जो एसेट्स होती है, जो एक्चुअल रियल एस्टेट एसेट्स होती है, उनको मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है। सो बेसिकली ये इन हाउस भी हो सकता है या कोई प्रोफेशनल थर्ड पार्टी भी रह सकती है। एंड पीएमसीज जनरली चार्ज अ मैनेजमेंट फीस, तो लगभग 3% के आसपास, 3.5% के आसपास की मैनेजमेंट फीस ये पीएमसीज चार्ज करती है बेस्ड ऑन द नेट रेंट।
रेंटल इनकम। नेक्स्ट हम समझेंगे कि आरईआईटी में जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनके लिए क्या क्या रेगुलेशंस एप्लीकेबल है। तो जैसे कि हम स्पॉन्सर्स की बात करें तो स्पॉन्सर्स बेसिकली सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। उनको किसी भी आरईआईटी में 3 स्पॉन्सर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो मैक्सिमम 3 स्पॉन्सर्स हो सकते हैं एंड उनकी मिनिमम होल्डिंग आफ्टर आईपीओ शुड बी 5%। स्पॉन्सर्स का एक और क्राइटेरिया है कि उनका जो नेटवर्थ है तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे लगभग 25 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए एंड कंबाइंड नेटवर्थ सभी स्पॉन्सर्स का मिलके एटलीस्ट 100 करोड़ होना चाहिए। आरईआईटी अगेन शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी। तो किसी भी आरईआईटी को अगर रजिस्टर करना है तो सेबी के अप्रूवल के प्रोसेस के बाद ही आरईआईटी फंक्शन कर सकती है। और आरईआईटी डायरेक्टली या इन थ्रू एसपीवीज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकती है। आरईआईटीज़ का एक बोर्ड होता है तो बोर्ड भी सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है एंड ये जो ट्रस्टीज़ होते हैं बेसिकली बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, तो ये स्पॉन्सर से या मैनेजर से किसी भी तरह रिलेटेड नहीं हो सकते। बिकॉज बोर्ड का काम जो ये जो ट्रस्टीज़ होते हैं उनका काम है कि दे हैव टू बेनिफिट द रिटेल जो यूनिट होल्डर्स है। तो यूनिट होल्डर्स के बिहाफ पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए सेबी ने ये गाइडलाइंस इशू करी है कि दिस कैन नॉट बी रिलेटेड टू द स्पॉन्सर और द मैनेजर। व्हेन वी कम टू मैनेजर, सो मैनेजर जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। इट कैन बी अ कंपनी और एन एलएलपी और एनी अदर फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। So minimum 2 people should be there as manager and उनका जो एक्सपीरियंस है इंडिविजुअल पर्सन का 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में जो आरईआईटीज़ इन्वेस्टमेंट करता है आइदर डायरेक्टली और थ्रू एन एसपीवी, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रेंटल इनकम जनरेट करती है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड दैट 90% ऑफ द इनकम जनरेटेड इज़ अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स। जो यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो, ये एक टर्म यूज़ होती है। तो नेट एनडीसीएफ या नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो का 90% आरईआईटीज़ को अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में या अदर डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्म में पास ऑन कर देना पड़ता है। अगर हम टैक्सेशन की बात करें कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से और आरईआईटीज़ के पर्सपेक्टिव से कैसे कैसे टैक्सेशन रहते हैं, तो आरईआईटीज़ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सो इट इज़ आइदर इन द नेचर ऑफ एन इंटरेस्ट or in the nature of dividend or in the nature of return of capital. So this depends upon how the SPV transfers its distribution to the REIT. तो जैसे ही SPV से जिस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है उसी फॉर्म में यूनिट होल्डर्स को भी पास ऑन होता है। सो जो इंटरेस्ट पोर्शन है, डिविडेंड पोर्शन है एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल है, इन तीनों भी पोर्शन में यानी कि जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे आरईआईटीज़ टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस पे है। तो वहाँ पे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है, लेकिन ये टैक्सेशन जो है वो यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में आता है। सो इंटरेस्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे यूनिट होल्डर्स को टैक्स भरना पड़ता है। डिविडेंड इज़ एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स एंड ये जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है ये पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था। एक्चुअली पहले ये ग्रे एरिया में रहता था जहाँ पे कोई भी क्लियर रूलिंग नहीं थी, लेकिन लास्ट बजट जो आया था फरवरी 2023 में, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोजल्स लाए थे आरईआईटीज़ के रिगार्डिंग। उसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस हुए एंड फाइनेंस बिल में वो प्रपोजल जो बजट में आया था उसे तो डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन एक नया रूल एप्लीकेबल कर दिया इन द फाइनेंस बिल। सो इस बिल के अनुसार जो भी रिटर्न ऑफ कैपिटल होगा वो आरईआईटी के जो इशू प्राइस है, तब जब तक कि इशू प्राइस मीट नहीं हो जाता क्यूमुलेटिव बेसिस पे, तब तक के ये रिटर्न ऑफ कैपिटल एग्जेम्प्ट रहेगा। एंड एक बार जो आरईआईटी का इशू प्राइस एक्सीड हो जाता है उसके बाद ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो अगर हम करंट सिनेरियोज देखें, इन सब्सटेंस देखें, तो अभी 10-15 साल 20 साल तो लगभग ये रिटर्न ऑफ कैपिटल का जो पोर्शन है वो एग्जेम्प्ट स्टेटस पे ही रहेगा, यानी कि इस पोर्शन पे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा।
इसके बाद आरईआईटीज जब भी किसी एसेट में या एसपीवी को सेल करती है तो उसमें जो कैपिटल गेन आता है वहाँ पे उन्हें कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। एंड अगर हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स या हम जैसे इन्वेस्टर्स ये जो आरईआईटी की यूनिट्स है वो बेच देते हैं तो कैसा टैक्सेशन रहेगा उसे समझते हैं। तो आइदर इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो अगर कोई भी यूनिट होल्डर कैपिटल गेन बुक करता है विद इन अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स ऑफ इट्स होल्डिंग पीरियड, तो अगर 36 मंथ्स का से कम का अगर होल्डिंग पीरियड है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्लासीफाई हो जाएगा, जहाँ पे 15% का टैक्स हमें भरना पड़ेगा। और अगर हम 36 मंथ से ज़्यादा का ये अगर हम होल्डिंग पीरियड होगा तो वो एलटीसीजी के अंडर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू द इंडियाज़ आरईआईटी लैंडस्केप, कि अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग 74.4 मिलियन स्क्वायर फीट का जो लैंड है वो ऑफिस आरईआईटीज़ में अवेलेबल है, जो आरईआईटीज़ के अंडर आता है। एंड अगर हम इंडिया का टोटल एग्जिस्टिंग ऑफिस स्टॉक देखें तो वो 667.2 मिलियन स्क्वायर फीट का है। और इसमें से जो आरईआईटी में कन्वर्ट होने लायक प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग 379.5 मिलियन स्क्वायर फीट में स्पैन आउट करती है। इसके साथ साथ लगभग 41 मिलियन स्क्वायर फीट का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ है जो आरईआईटी में फॉर्म हो सकता है। अगर हम ब्रेकअप देखें कि सिटी वाइज कैसा ब्रेकअप है तो दिल्ली में लगभग 127 एमएसएफ का 128 एमएसएफ का एरिया है, मुंबई में 120 एमएसएफ है, बैंगलोर इज़ अ बिगर स्पेस जहाँ पे आरईआईटीज़ कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, तो 190 मिलियन स्क्वायर फीट का यहाँ पे लैंड अवेलेबल एरिया अवेलेबल है विच कैन बी कन्वर्टेड टू आरईआईटीज़। सो इंडिया में लगभग 11% ग्रेड ए जो ऑफिस पार्क्स है या ऑफिसेज है बेसिकली, तो वो उसका 11% आरईआईटीज़ होल्ड करते हैं। एंड अभी भी काफ़ी बड़ा हेडरूम है बिकॉज ये ग्रेड ए ऑफिस पार्क्स तो इजीली आरईआईटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। एडिशनली जो 57% ऑफ द टोटल ग्रेड ए स्टॉक्स है, तो बेसिकली व्हाट इज़ ग्रेड ए स्टॉक ये भी समझ लेते हैं कि जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ही लैविश है, जहाँ रिसेंटली एकदम एडवांस्ड एमिनिटीज़ के साथ जो अवेलेबल है, जहाँ पे मे बी रिक्रिएशनल एरियाज़ होते हैं, कैफेटेरियाज़ होते हैं एंड एवरी अदर थिंग्स दैट यू सीन इन मॉडर्न ऑफिसेज। तो एक मल्टी ऑफिस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं। तो ऐसे ग्रेड ए स्टॉक्स का लगभग 57% सिर्फ टॉप 6 सिटीज़ में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो व्हाट आर दीज सिटीज़? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर एंड दिल्ली एनसीआर रीजन। कुछ इंटरेस्टिंग अगर हम फैक्ट्स देखें तो आरईआईटी में जो कन्वर्ट होने वाला जो स्टॉक है, जो प्रोबेबल स्टॉक है, उसका ऑलमोस्ट 25% इज सिचुएटेड ओनली इन बेंगलोर। एंड इसके साथ साथ जो हैदराबाद है दैट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी वेयर दिस आरईआईटीएबल स्टॉक्स आर प्रेजेंट, तो लगभग 19% ऑफ दिस स्टॉक इज़ प्रेजेंट इन हैदराबाद। सो जो टॉप 3 सिटीज़ है बेसिकली वो बैंगलोर, मुंबई एंड दिल्ली एनसीआर, वो 56% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं to the REITable stock, and more than 70% of the grade A stock in Hyderabad and Pune are REIT वर्दी, मतलब वो REIT में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा हेडरूम है एंड इंडिया में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है। बाकी हम अगर और भी कंट्रीज़ के बारे में देखें तो काफ़ी पुराना यहाँ पे उनका हिस्ट्री रहा है REITs के रिगार्डिंग। सो 1960 में यूएस में वर्ल्ड का फर्स्ट REIT लॉन्च किया गया था। एंड ये अगर हम एक चार्ट देखें तो हम देख सकते हैं कि यूएस में 1960 में फर्स्ट REIT लॉन्च हुआ था एंड बिफोर 2000 इटसेल्फ, सो लास्ट सेंचुरी में ही ऑलमोस्ट ऑल टाइप के REITs यूएस में प्रेजेंट है। सो यूएस इज़ द अर्लीस्ट मार्केट वेयर द REITs हैव फंक्शन। एंड उसके बाद हम यूरोजोन देखें या फिर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल जापान, सिंगापुर, मलेशिया, तो ऐसी कंट्रीज़ में भी REITs लगभग 2000 टू 2010 में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। सो इंडिया इज़ अ वेरी न्यूअर country that has introduced REIT to its real estate market.
तो हम 2014 में हमने यहाँ इसके रिगार्डिंग लॉज लाए थे एंड 2019 में इंडिया का फर्स्ट RIT लॉन्च हुआ था, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड 2023 में इंडिया का फर्स्ट रिटेल RIT लॉन्च हुआ है। इसके बाद एक्सपेक्टेशंस है कि आने वाले जो 5 से 10 साल है उसमें काफ़ी सारे रिटेल या फिर ऑफिस RITs तो आएंगे ही, साथ साथ जो इंडस्ट्रियल RITs है, बेसिकली जो वेयर हाउसेज रहेंगे तो उनके भी RITs है, वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज या ऐसे और भी कोई इंडस्ट्रियल एसेट्स जो रहेगी उनके भी RITs आ सकते हैं। सो एक क्विक कंपैरिजन अगर हम देखें तो US में 1960 में RITs लॉन्च हुए थे, वेरएज जापान में 2000 में, UK 2007, सिंगापुर वाज अगेन 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड इंडिया में 2019 में ये फर्स्ट RIT आया था। US में लगभग 206 RITs फंक्शन कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, जापान में 61 RITs, UK में 56, सिंगापुर में 45 RITs यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। इंडिया में आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 4 RITs है, आउट ऑफ विच 3 आर ऑफिस RITs एंड 1 इज़ द रिटेल RIT। सो अब मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज देखें तो ये डेटा है, ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, लेकिन एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि US का जो RIT मार्केट है वो कितना ज़्यादा वास्ट है, बिकॉज यहाँ पे कई सारे टाइप्स के RITs है, तो उस बेसिस पे मोर देन $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं इन US मार्केट। वेरएज अगर हम इंडिया में देखें तो ये जो इस कंपेरेबल डेटा पॉइंट के हिसाब से $7 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया के RITs का है, तो एक बहुत बड़ा हेडरूम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले 30-40 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा RITs प्रमोट होते हुए नज़र आएंगे। अगर हम सिर्फ ऑफिस RITs की बात करें तो इंडिया में जो 3 RITs है वो लगभग 74 मिलियन स्क्वायर फीट का डेटा जो एरिया है वो केटर करती है एंड अगर वहीं हम US में देखें तो 345 मिलियन स्क्वायर फीट का वहाँ पे ऑफिस RITs का एरिया है। तो इंडिया में जो RITs है वो काफ़ी बड़े RITs है, मल्टीपल, बिकॉज एक ही RIT बहुत सारे एसेट्स ऑपरेट कर रहे हैं एंड इंडिया में जो एसेट साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। इंडिया की अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो 9.8 मिलियन स्क्वायर फीट इज़ इन रिटेल RIT एंड 74.4 मिलियन स्क्वायर फीट इज़ इन ऑफिस RITs। और इंडिया में जो इंडस्ट्रियल RITs है वो भी जल्द ही लॉन्च हो जाएंगे, इसके लिए काफ़ी सारा ग्राउंड वर्क अभी इन प्रोग्रेस चालू हो चुका है। अभी हम बात करेंगे कुछ रेगुलेशंस की जो इंडियन RITs को गवर्न करते हैं। सबसे पहला है रिगार्डिंग द स्पॉन्सर्स। तो स्पॉन्सर का जो कंसोलिडेटेड नेटवर्थ है वो इंडिया में 100 करोड़ का मिनिमम होना चाहिए इन इंडियन रुपीस के टर्म्स में। और जो स्पॉन्सर ग्रुप है देयर कैन बी मल्टीपल स्पॉन्सर्स एज वेल। सो जो स्पॉन्सर ग्रुप है वो RIT के एसेट्स को इनकॉर्पोरेट करता है एंड बेसिकली उनको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी मीट करने पड़ते हैं तो टू बिकम अ स्पॉन्सर। सो स्पॉन्सर्स को मे बी उनका जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है वो लेस देन 5 इयर्स नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट मार्केट यहाँ पे होना चाहिए। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है तो एटलीस्ट 2 डेवलप प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, मतलब कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स होने चाहिए एज अ डेवलपर। तो वहाँ पे डेवलपर के तौर पे आपके 2 मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड रहने चाहिए, तभी आप किसी भी RIT के लिए स्पॉन्सर बन सकते हो। अगर हम RIT के लीगल फॉर्म की बात करें तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। सो जब RITs लिस्ट होते हैं तो मिनिमम कितना पब्लिक फ्लोट होना चाहिए लिस्टिंग के बाद, तो उसकी अगर हम बात करें तो अगर RIT का पोस्ट इशू कैपिटल इज़ लेस देन 1600 करोड़, तो जो मिनिमम पब्लिक फ्लोट है वो एटलीस्ट 25% और 250 करोड़ विच एवर इज़ हायर, इतने अमाउंट का होना चाहिए। अगर RIT का कैपिटल इज़ 1600 to 4000 करोड़ तो मिनिमम 400 करोड़ का
यहाँ पे उनका कैपिटल होना चाहिए। एंड इफ़ द पोस्ट इशू कैपिटल इज़ मोर देन 4,000 crores, तो मिनिमम पब्लिक फ्लोट जो है वो 10% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल तो होना ही चाहिए। दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टिंग एन REIT। अब बात करते हैं कि REITs के जो एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या काम कर सकते हैं एज एन REIT। तो REITs बेसिकली दो ही चीज़ें यहाँ पे, दो ही फंक्शंस ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एसेट्स। सो कोई भी लैंड होगा, एग्रीकल्चरल लैंड, वेकेंट लैंड होगा, या किसी प्रॉपर्टीज़ में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट अगर वो करना चाहे तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एंड द सेकेंड फंक्शन जिसकी हम बात करेंगे दैट इज होल्डिंग द सिक्योरिटीज ऑफ एन SPV। और ये जो SPV है वो ऐसी SPV होनी चाहिए जो रियल एस्टेट एसेट को होल्ड कर सकती है। सो बेसिकली आइदर आप SPV का यूनिट्स SPV में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द एसेट्स ऑफ द REIT। सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि मिनिमम 80% ऑफ द ग्रॉस एसेट वैल्यू ऑन द वैल्यू बेसिस 80% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ completed and income generating real estate assets। सो और इस एसेट का जो लॉक इन पीरियड होगा वो 3 years होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो अगर REIT किसी भी एसेट को परचेज कर रही है तो वो 3 साल में उस एसेट को सेल नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो बाकी का जो 20% है, मैक्सिमम 20% जिसे हम कह सकते हैं, वो कंपनी जो वो REITs दूसरे फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़, या फिर किसी SPV के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए जो अभी बेसिकली यहाँ पे इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, ऐसी अगर SPVs होगी तो उसमें, या फिर और भी किसी जैसे TDR में इन्वेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ प्रॉपर्टी तो TDR इनको परचेज करने पड़ते हैं फॉर डेवलपिंग। तो TDR FSI अगर वो परचेज करना है तो जो भी ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ है, एंसिलरी एक्टिविटीज़ है, उसकी टोटल वैल्यू ओवरऑल एसेट के 20% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग द लेवरेज कि REITs कितना डेट उठा सकती है। सो जो टोटल एसेट साइज है उसका 25% विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन REITs डेट ले सकती है। और मैक्सिमम लिमिट अगर हम बात करें तो 49% की है। तो अगर 25% से ज़्यादा का अगर लिवरेज लेना है और मैक्सिमम अप टू 49%, तो REIT को अपनी क्रेडिट रेटिंग करानी पड़ेगी और यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। तो अगर हम कैपिंग की बात करें तो 49% इज़ द कैपिंग टू लिवरेज। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बिकॉज इलिक्विड है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिवरेज ना हो ऐसा, एंड सो दैट दिस कैन बी बेनिफिशियल फॉर द यूनिट होल्डर्स। तो ऐसा ये एक रूलिंग यहाँ पे लाया गया है। Next very important rule is regarding the profit distribution. So 90% of the net distributable cash flow का REIT को एटलीस्ट वंस इन 6 months इन्हें अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। सो अब अगर हम जनरल प्रैक्टिस की बात करें तो इंडिया में एवरी क्वार्टरली जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं उसके साथ साथ सभी REITs अपने जो NDCF होते हैं उसका 90% से या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बट द रिक्वायरमेंट इज़ कि एवरी 6 month एक डिस्ट्रीब्यूशन तो मिनिमम होना ही चाहिए। तो अभी हमने देखा कि ये REITs क्या होते हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, एंड REIT ग्लोबल मार्केट में कैसे स्पैन आउट हुआ है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में REIT के क्या क्या रेगुलेशंस है। तो अभी हम बात करेंगे एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT के बारे में। सो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT जो है ये 2019 में लिस्ट हुई थी और ये इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड REIT बनी थी। और इस REIT के अगर हम स्पॉन्सर्स की बात करें कि इसको प्रमोट किसने किया था, इसके ओरिजिनल स्पॉन्सर्स कौन है, तो दैट वर ब्लैकस्टोन ग्रुप एंड एम्बेसी ग्रुप। सो ब्लैकस्टोन एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म है जो पूरे ही एंटायर ग्लोब में इनकी कई सारे इन्वेस्टमेंट्स है। एंड लगभग एज ऑफ सितंबर 2023 इनका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है दैट हैज़ क्रॉस्ड $1 trillion। जी हाँ, तो बहुत ही बड़ी फर्म रही है ब्लैकस्टोन।
और जो दूसरे स्पॉन्सर्स है, दीज आर द इंडियन स्पॉन्सर्स। सो ये जो इंडिया का एम्बेसी ग्रुप है, जिनका लगभग 70 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका भी एरिया इन्होंने डेवलप किया है। तो इन एम्बेसी ग्रुप भी एक रिनाउंड ग्रुप है और ब्लैकस्टोन एक बहुत ही बड़ा नाम है। लेकिन ब्लैकस्टोन ने रिसेंटली ही एम्बेसी आरईआईटी में पूरा की पूरा स्टेक उन्होंने सेल कर दिया था। ब्लैकस्टोन बेसिकली इनका जो टेन्योर होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। 7-8 साल के बाद ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट कैश आउट कर ही लेते हैं। जब आरईआईटी फॉर्म हुआ था ब्लैकस्टोन का, तो इनका जो एम्बेसी आरईआईटी जब आईपीओ आया था तो लगभग 55% का स्टेक उनके पास था, जो उन्होंने ग्रेजुअली डिक्रीज कर दिया। सो अभी हम अगर लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो ब्लैकस्टोन ने एम्बेसी में अपना पूरा की पूरा स्टेक वाया बल्क डील सेल कर दिया है। सो एम्बेसी की अगर हम बात करते हैं तो एम्बेसी ऑफिस पार्क्स जो आरईआईटी है वो ये लगभग 45.3 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका पोर्टफोलियो है, जिसमें 34.3 ऑपरेशनल एसेट्स है। डेवलपमेंट पाइपलाइन इज 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट एंड 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट के अपकमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ है वो लगभग 47% कंट्रीब्यूट करती है इनके रेंटल्स को। 81% एमएनसीज जो है 81% ऑफ द टोटल टेनेंट्स आर एमएनसीज। एंड कंपनी का जो ये जो आरईआईटी का जो लीज़ टेन्योर है, बेसिकली कितना इनका लीज़ होता है, लीज़ पीरियड, तो वो 6.9 ईयर्स का है। तो इसके बारे में अगर हम और डिटेल्स देखते हैं तो अगर हम आरईआईटी का स्ट्रक्चर देखें एम्बेसी आरईआईटी का, सो एक्सिस ट्रस्टी ये ट्रस्टी है एम्बेसी के लिए एंड देयर इज़ अ सेपरेट मैनेजर। और जो यूनिट होल्डर्स है उसमें ब्लैकस्टोन है जिन्होंने अभी एग्जिट ले लिया, तो बचते हैं पब्लिक शेयर होल्डर्स एंड जो इनका जो स्पॉन्सर है दैट इज़ एम्बेसी ग्रुप। अगर हम इनके एसेट की बात करें तो एम्बेसी आरईआईटी डायरेक्टली किसी भी रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट नहीं करती। एम्बेसी ने अपने हर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेपरेट एसपीवी क्रिएट कर लिया है। एम्बेसी टेक विलेज ये जो प्रॉपर्टी है इसके लिए इनके पास 2 एसपीवीज है जो मिलकर इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। कमिंग टू द पोर्टफोलियो ऑफ एम्बेसी आरईआईटी, सो हम यहाँ पे ये इनका पूरा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है। तो देख सकते हैं इनका जो बिजनेस ऑफिस पार्क्स इनके जहाँ पे सिचुएटेड है दे आर इन बैंगलोर, मुंबई, पुणे एंड नोएडा। तो ऐसे 4 सिटीज़ में कंपनी के जो एसेट्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके साथ साथ कंपनी के पास कुछ इस आरईआईटी के पास कुछ होटल्स भी है। सो लगभग 4 होटल्स हैं इनके पास एंड एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी है। सो अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो 1096 कीज़ यहाँ पे इनके पास है एंड 518 कीज़ का डेवलपमेंट पोटेंशियल और है इनके पास। तो लगभग 1600 रूम कीज़ के होटल्स इनके पास है। जो कंप्लीटेड एरिया है दैट इज़ 35.3 मिलियन स्क्वायर फीट, 9.9 मिलियन स्क्वायर फीट इज़ आइदर इन डेवलपमेंट और फ्यूचर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। तो टोटल 45.3 मिलियन स्क्वायर फीट का यहाँ पे इनके पास एरिया ऑफिस पार्क्स में आ जाता है और इसके साथ साथ 100 मेगावाट का एक सोलार प्रोजेक्ट भी है। अगर हम वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी देखें तो आरईआईटी के ऑफिस एसेट्स जो है उनके जो टेनेंट्स है तो उनका कितना टेन्योर पीरियड है, तो इनकी जो लीजेज है वो कब एक्सपायर होने वाली है। तो ऑन अ वेटेड एवरेज बेसिस, और जिसे ये एक मेट्रिक है जो कॉमनली यूज़ होता है, तो वेल इज़ बेसिकली 6.9 ईयर्स फॉर एम्बेसी आरईआईटी। तो अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो एवरेज ऑक्यूपेंसी इन द ऑफिस एसेट्स आर is 83%. There is this प्रॉपर्टी कॉल्ड एम्बेसी 247 जो कि मुंबई बेस्ड है। वहाँ की ऑक्यूपेंसी 100% है, मतलब वहाँ पे एक भी ऑफिस एम्प्टी नहीं है। अगर हम ओवरऑल बेसिस पे देखें तो 83% ऑक्यूपेंसी एम्बेसी आरईआईटी की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड हायर द ऑक्यूपेंसी उतना ही बेटर होगा यूनिट होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वही एसेट्स मैनेज करनी है लेकिन आप ज़्यादा रेंट उस पर कमांड कर सकते हो। तो जितनी कम से कम वैकेंसी होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेंटल इनकम मिलेगा।
इसके बाद अगर हम होटल्स की बात करें तो जो 4 सीजन्स एट एम्बेसी 1 है, दैट इज़ उसकी ऑक्यूपेंसी 36% रही है। हिल्टन ये जो होटल है एट एम्बेसी गोल्फ लिंक्स, वो उसकी ऑक्यूपेंसी 67% है। एंड हिल्टन एट एम्बेसी मान्यता वो 53% की ऑक्यूपेंसी पे फंक्शन कर रहा था इन Q2 FY24। अगर हम रेंट की बात करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ रेंट की जो फिगर्स यहाँ पे इन्होंने पोर्ट्रे करी है। तो एक है इन प्लेस रेंट, जो कि एक्चुअल रेंट है जो एम्बेसी कमांड कर रहा है, एंड द मार्केट रेंट। तो मार्केट रेंट कितना है वो भी इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज किया है। तो एक मार्क टू मार्केट पोटेंशियल भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो एवरेज बेसिस पे 85 रुपीज़ का यहाँ पे पर स्क्वायर फीट का पर मंथ का रेंट एम्बेसी कमांड कर रहा है, और जो मार्केट रेंट है वो 95 रुपीज़ का है। तो लगभग 12% का मार्क टू मार्केट पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल क्यों देखना इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जब रिन्यूअल्स होते हैं या जो नई एसेट्स आती हैं तो वो जो हायर अमाउंट पे इनका जो लीज़ होगा वो हायर प्राइस पे होगा, एंड इनकी रेंटल्स और भी ज़्यादा आगे जाके बढ़ सकती है। सो अगेन रिन्यूअल्स के टाइम पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है व्हेन टू चेक वेदर वी हैव टू what we can expect from the increase in rent at the time of renewal of lease. सो अगर कंपनी का GAV की बात करें, ग्रॉस एसेट वैल्यू की बात करें, तो बैंगलोर में जो ऑफिस एसेट्स है वो 68% कंप्राइज करते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो का। मुंबई ऑफिस एसेट्स 10%, पुणे 9% एंड नोएडा के 6%। तो ऐसे 93% इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द ऑफिस एसेट्स इटसेल्फ। और एम्बेसी एनर्जी जो है लगभग 2% कंट्रीब्यूट करती है, एंड जो बाकी के एसेट्स है वो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 5 to 6% कंट्रीब्यूशन बाकी होटल्स से यहाँ पे आता है। अभी हम कंपनी की डेवलपमेंट पाइपलाइन की बात करेंगे। FY23 में कंपनी ने 0.9 मिलियन स्क्वायर फीट के न्यू प्रोजेक्ट डेवलप करके कंप्लीट कर लिया, एंड वो दैट बिकेम रेडी टू लीज टू द न्यू टेनेंट्स। और वहीं H1 FY24 में 1 मिलियन स्क्वायर फीट का इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट डिलीवर कर दिया है, एंड देर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट जो ये H2 FY24 में डिलीवर करने वाले हैं। तो FY24 में 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट, अगर एंड इन नेक्स्ट 2 years यहाँ पे 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट ईच यहाँ पे ये लोग डेवलप करने वाले हैं। और FY27-28 ये 2 साल में वहाँ पे मिलके अभी जो प्लान्स है उसके हिसाब से 1 मिलियन स्क्वायर फीट का पाइपलाइन यहाँ पे रेडी हो जाएगा, लेकिन ये पाइपलाइंस आगे जाके और भी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ जो प्रपोज डेवलपमेंट है तो 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट के यहाँ पे डेवलपमेंट प्रपोज्ड है। तो लगभग $38 बिलियन रुपीस का यहाँ पे केपेक्स फॉर कमर्शियल ऑफिस डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं टोटल केपेक्स, एंड यहाँ से 8 बिलियन रुपीस का इंक्रीमेंटल नेट ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे जनरेट हो सकता है इन एसेट से। अगर हम लीजिंग ट्रेंड की बात करें कि कैसे इन्होंने इनका जो लीज जो ये लोग कर रहे हैं उसका ब्रेकअप कैसा रहा है, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल फेजेस में न्यू लीजिंग काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज नए नए एसेट्स आ रहे थे ऑन बोर्ड, तो न्यू लीजिंग हो रही थी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो FY21 के बाद से FY22 FY23 में जो रिन्यूअल रेट है वो भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ऐसा क्यों है, बिकॉज जो 2016, 17, 18 में लीजेस साइन हुई थी उनका रिन्यूअल का पीरियड अभी आने लग गया है। तो इसलिए अभी आगे आने वाले टाइम में जो फ्रेश लीजिंग रहेगा वो सिर्फ लिमिटेड रहेगा टू द न्यू डेवलपमेंट्स जो यहाँ पे RIT कर रही है, तो उतना ही लिमिटेड रहेगा, लेकिन रिन्यूअल्स का स्कोप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो H1 FY24 में एम्बेसी RIT ने लगभग 3.1 मिलियन स्क्वायर फीट का लीजिंग किया, जिसमें से 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट वॉज फ्रेश लीज एंड द रिमेनिंग वॉज रिन्यूअल। सो जो फ्रेश लीज है उनको 12% अबाउ द एग्जिस्टिंग लीजिंग स्प्रेड 12% का लीजिंग स्प्रेड मिला है। बेसिकली जो इन प्लेस रेंट और मार्केट रेंट का जो 12% का गैप था ये न्यू लीजेज में अचीव होता हुआ दिख रहा है।
तो दिस इज़ ऑल्सो गुड साइन फॉर एम्बेसी। अगर हम पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर हम ज्योग्राफी में देखें तो बैंगलोर में 75% ऑफ द टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन बैंगलोर, 10% इन मुंबई, 9% इन पुणे एंड 6% इन दिल्ली एनसीआर रीजन। सो अगर हम कंस्ट्रक्शन वाले एसेट्स की बात करें कि कितने कंप्लीटेड एसेट्स है और कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो जो 80% का रिक्वायरमेंट है तो फॉर कंप्लीटेड एसेट्स, तो एम्बेसी के पास वो 90% का कंप्लीटेड एसेट्स है। सो दिस इज दे आर वेल विद इन द रेंज ऑफ द रेगुलेशन। सो मिनिमम 80% होना चाहिए था, उनका 90% है। अगर हम एसेट टाइप्स की बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ 93% मार्केट वैल्यू जनरेट कर रही है, 6% फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी दैट इज़ द होटल्स दैट दे आर रनिंग एंड 2% इज फ्रॉम अदर्स दैट इज़ फ्रॉम द बेसिकली द सोलार प्रोजेक्ट दैट दे आर हैविंग। So 81% of the tenants are international tenants and 19% जो remaining है वो domestic tenants है। अगर हम tenants की बात कर ही रहे हैं तो जो top 10 tenants है यहाँ पे, so that includes JP Morgan, Global Technology and Consulting Major, जहाँ पे उन्होंने फिर Cognizant है, ANSR है, NTT Data, Wells Fargo, ऐसी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ का यहाँ पे नाम हमें दिखाई देता है। अगर हम इंडस्ट्री वाइज देखें टेनेंट्स का मिक्स, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो 36% कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर द टेनेंट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जो BFSI स्पेस है वो 21% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये एक ट्रेंड हम हर REIT में देखेंगे कि जो भी ऑफिस REITs है वहाँ पे टेक्नोलॉजी और BFSI या फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है रहेगा वो ऑन अ हायर साइड रहेगा। दिस इज़ बिकॉज दीज आर मोर सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस। यहाँ पे ऑफिसेस की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है एंड बड़े ऑफिसेस भी ये लोग एक्वायर करते हैं, इसीलिए इनका जो टेनेंट मिक्स में ये दोनों सेक्टर का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अगर हम लीवरेज की बात करें तो नेट डेट टू GAV जो है लगभग 29% के आसपास का नंबर एज ऑफ 30 सितंबर 2023 यहाँ पे निकल के आता है। तो जो कंपनी का डेट हेडरूम है बेसिकली 49% वाला जो कीपिंग है, तो लगभग वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट ये लोग रेस कर सकते हैं फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स, बिकॉज वो अभी भी वेल विद इन द परमिसिबल लिमिट्स है। अगर हम कंपनी की क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो AAA स्टेबल की क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल ने एम्बेसी REIT को असाइन की है। सो दिस इज़ द हाइएस्ट रेटिंग दैट दे कैन असाइन एंड इसका ये भी मतलब है कि एम्बेसी REIT कैन कमांड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है फॉर एम्बेसी REIT। नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे हम समझने वाले हैं रोफो के बारे में। सो व्हाट आर रोफो? रोफो बेसिकली मीन्स राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर। जब कोई स्पॉन्सर होता है, जैसे इन एम्बेसी REIT's केस जो एम्बेसी ग्रुप यहाँ पे स्पॉन्सर है, तो वो उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि अगले 10 साल तक, मतलब जब लिस्टिंग हुई वहाँ से नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के जो एम्बेसी ग्रुप का जो भी कमर्शियल एसेट आएगा उसका पहला, जब ये लोग सेल करना चाहेंगे तो पहला ऑफर एम्बेसी REIT को मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर। सो 1 अप्रैल 2019 को एम्बेसी REIT लिस्ट हुआ था। सो 31 मार्च 2029 तक जो भी एम्बेसी ग्रुप प्रोजेक्ट्स डेवलप करेगा उनको सेल करने के लिए फर्स्ट ऑफर विल बी गिवन टू एम्बेसी REIT। सो हम अगर हम रोफो डीड की बात करें तो वो सिर्फ एम्बेसी ग्रुप ये जो स्पॉन्सर है उन्हीं को एप्लीकेबल रहेगा एंड ब्लैकस्टोन जो स्पॉन्सर है उनको रोफो के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एंड अगेन एम्बेसी हैज़ ऑल्सो Blackstone has also exited, so they are completely out of the picture of Embassy REIT as of now. So जो एम्बेसी टेक विलेज ये जो एसेट है एम्बेसी REIT की, दैट हैज़ बीन एक्वायर्ड इन Q3 FY21 वाया अ रोफो एग्रीमेंट। सो एम्बेसी ने ये एम्बेसी टेक विलेज को डेवलप किया एंड उसे सेल कर दिया तो एम्बेसी REIT। तो जब भी रोफो एसेट की पाइपलाइन है
आती है तो एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिखती है कि यहाँ से और भी एसेट्स एम्बेसी आरईआईटी के किसी भी या फिर किसी भी आरईआईटी में अगर रूफो एसेट्स की पाइपलाइन होगी तो हमें एक विजिबिलिटी नज़र आती है कि और भी एडिशनल एसेट्स आएंगे अपने पोर्टफोलियो में और यहाँ से रेंटल इनकम जनरेट होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। एम्बेसी टेक विलेज की बात तो हमने की थी कि एम्बेसी टेक विलेज हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू रोफो, और ये जो एम्बेसी स्प्लेंडेड टेक जोन है दैट इज़ ऑल्सो अ रोफो एसेट, तो लगभग 5 मिलियन स्क्वायर फीट का एसेट ये भी है। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे नज़र आती है फॉर एम्बेसी ग्रुप टू इंक्रीज एम्बेसी आरईआईटी टू इंक्रीज देयर एसेट बेस। अगर हम एम्बेसी के डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो Q1 FY22 में 5.64 का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, उसके बाद थोड़ा सा Q2 तक के तो ठीक स्टेबल रहा। Q3 FY22 के बाद से जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था एंड उसके बाद ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हमें नज़र आ रही है। एंड अभी भी लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो ₹5.53 पर यूनिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे थे। सो अगर हम यील्ड कैलकुलेट करें तो यील्ड का कैलकुलेशन बेसिकली इस तरह से किया है कि जो लास्ट क्वार्टर का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज दिस इज़ अ क्वार्टरली एंड यील्ड्स आर एनुअल बेसिस पे, तो एनुअलाइज करने के लिए उसको 4 से मल्टीप्लाई किया एंड उस क्वार्टर के एंड की प्राइस जो थी तो वहाँ उस प्राइस से हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो जो यील्ड निकल के आ रही है अब एज ऑफ Q2 FY24 दैट हैज़ इंक्रीज टू 7.36%। तो अभी हम देख सकते हैं कि Q3 में 5.31 का इनका डिस्ट्रीब्यूशन था एंड Q1 FY24 में 5.38 रुपीज़ का, तो सिर्फ 7 पैसे का इंक्रीज़ हुआ, लेकिन यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 6.31 से सीधे 7.38% पे यील्ड आ गई। तो इसका रीज़न ये है कि जो स्टॉक प्राइस है दैट इज़ अंडर परफॉर्म, स्टॉक प्राइस एक्चुअली डिक्लाइन हुआ एंड उसके वजह से यील्ड्स अभी बढ़ी हुई नज़र आ रही है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स देखें कि ये जो ₹5.53 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसका जो 22% है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में है, डिविडेंड के फॉर्म में 42% एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के फॉर्म में दैट इज 36%। सो 22% इज द टैक्सेबल पोर्शन एंड बाकी का जो रिमेनिंग है वो करेंटली एग्जेम्प्ट है। सो यूनिट होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो एज ऑफ सितंबर 2023 जो फॉरेन स्पॉन्सर्स है वो 23.59% होल्ड करते थे एंड इंडियन स्पॉन्सर्स 7.69% स्टेक होल्ड करते थे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है 48.65% ऑफ द एम्बेसी आरईआईटीज यूनिट्स वेर हेल्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और जो बाकी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो 20% का स्टेक होल्ड करते थे एज ऑफ सितंबर 2023। लेकिन 20 दिसंबर 2023 को ब्लैकस्टोन ने अपना पूरा 23.5% का जो उनका स्टेक था वो उन्होंने सेल आउट कर दिया, और इसके साथ एक 7,100 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली एक बल्क डील रहा था जिसमें देयर वर मल्टीपल पार्टीज टू द मल्टीपल बायर्स and the major names that were Capital Group, ICICI Prudential Mutual Fund, SBI Mutual Fund एंड ऐसे कई सारे और भी पार्टीज थे। ब्लैकस्टोन ने अपना जो स्टेक है वो एक्चुअली मल्टीपल स्टेजेस में बेचा है। जब एम्बेसी आरईआईटी का IPO आया, IPO के बाद उनका स्टेक 55% पे था, फिर जून 2020 में इन्होंने लगभग 8% डाइल्यूट किया। उसके बाद दिसंबर 2020 में जब ETV का एम्बेसी टेक विलेज का एक्विजिशन हुआ तो उनका स्टेक अपने आप डाइल्यूट हो गया टू 38%। सो जो 47% का स्टेक था वो शेयर डीलिंग के वजह से 38% पे आ गया। लेकिन उसके बाद सितंबर 21 में उन्होंने वापस से 6% का स्टेक सेल किया और सितंबर 22 में अनदर 8% का स्टेक सेल किया, और ये सारे स्टेक सेल्स करते करते अभी जो लास्ट स्टेक सेल किया उसमें उन्होंने पूरी कंप्लीट एग्जिट यहाँ पे ले ली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एम्बेसी आरईआईटी, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स आरईआईटी, जो ये एक इंडिया की फर्स्ट आरईआईटी, उनका हमने यहाँ पे एक डिटेल प्रेजेंटेशन आपके सामने डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने व्यूज कमेंट में बताएं, और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।